नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज ले लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। वोडाफोन आइडिया लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। सरकार और कंपनी दोनों अपने अपने लेवल्स पर इसे उबारने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई। ताजा अपडेट यह है कि सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए एक नया राहत पैकेज तैयार कर रही है। क्या है सरकार की रणनीति, कंपनी के पास कुल कितना कैश, इक्विटी की स्थिति क्या है, जानने की कोशिश करें। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 73 सेंट्रल बैंकों में से 95 बैंक अगले 12 महीनों में सोने के भंडार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अब क्यों भंडार को बढ़ाने की बात चल रही है? सेंट्रल बैंक के इस कदम से डॉलर पर क्या असर पड़ेगा? गोल्ड जो फिलहाल $3,375 प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो कहां जाकर टिकता हुआ नजर आ रहा है? जानने और समझने की कोशिश करें। और अंतिम में चर्चा करेंगे फास्टैग पर नितिन गडकरी के बड़े ऐलान की। लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज देश भर में एक नई टोल पॉलिसी लाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत देश भर में टोल प्लाजा पर यात्रा को सुलभ बनाने के लिए कई नई सुविधाएं दी जाएंगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए आज सोशल मीडिया जो साइट है एक्स के जरिए फास्टैग एनुअल पास को जारी करने का ऐलान कर दिया। अब ये एनुअल पास क्या है, कब और कैसे ये पास जारी होगा, आपको और हमको कैसे इससे फायदा होगा, एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंपनी लगातार डूबती जा रही। वैसे सरकार और कंपनी के अधिकारी दोनों टेलीकॉम जायंट को बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन सभी कोशिश नाकाम होती नजर आ रही। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज तैयार कर रही है, लेकिन जब तक इसके लंबित स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज माफ नहीं किए जाते, तब तक कहा जा रहा है कि कंपनी जो है उसको कोई राहत नहीं मिलेगी, ना के बराबर दिखेगा राहत। प्रवीण सर, ये पेच क्या है सरकार की रणनीति, थोड़ा इसको क्रोनोलॉजिकल वे में समझाइए। असल में देखिए, वोडाफोन आइडिया में सरकार अब फंसती हुई नज़र आ रही है। एक जो कहावत है ना, उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा, वैसी सी कुछ हालत सरकार की वोडाफोन आइडिया में है। कोशिशें बहुत सरकार की तरफ से की गई। दो बार सरकार ने जो बकाया था, AGR ड्यूज थे, स्पेक्ट्रम चार्जेस थे, उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया। एक बार 2024 में किया, फिर अभी किया इसी साल, और 36,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इक्विटी कन्वर्जन किया, और लगभग 50% के आसपास सरकारी स्टेक पहुंच गया है वोडाफोन आइडिया में। अब चूंकि इतना बड़ा स्टेक दांव पे लगा हुआ है गवर्नमेंट का, साथ ही करोड़ों मोबाइल यूजर भी वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें अब सरकार के सामने मुश्किल ये है कि कंपनी को अब कैसे बचाया जाए, जबकि वोडाफोन आइडिया कई दफ़ा सरकार के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने SOS कॉल रख चुकी है कि भाई अगर हमें नहीं बचाया गया तो अगला फिस्कल ईयर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी आ गया कि आपकी जो पिटीशन है वो मिसकंसीव्ड है, आपने ठीक तरीके से नहीं रखा, और अगर सरकार चाहे तो आपको जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उस पर सरकार आपको चाहे 45,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पोर्शन है, उस पर सरकार चाहे तो आपको राहत दे सकती है जी। अब सरकार के पास बैक टू जीरो पे सरकार फिर से पहुंच गई कि अब आखिर किया क्या जाए, कंपनी को कैसे बचाया जाए। उसी क्रम में अब सरकार कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें एक बड़ा विकल्प ये है कि जो लायबिलिटीज़ जो 6 साल में AGR की जो चुकानी है वोडाफोन आइडिया की 18,064 करोड़ रुपए के आसपास की बैठती है हर साल की, उसको क्या 20 साल तक के लिए उसको स्प्रेड कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, 6 सालों की बजाय 20 साल में चुकाया जाए। लेकिन उसमें भी एक पेच है कि अगर जो 6 साल का अगर जो मसला है, 6 साल में जो चुकाना है, उसमें इस साल जो FY26 की किस्त अगर कंपनी देती है 18,000 करोड़ की, तो उसके पास अगले साल के लिए भी देने का पैसा नहीं होगा, फिर कंपनी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो मौजूदा जो फिस्कल कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, सिचुएशन है, उसको देखते हुए अगर 20 साल किया जाता है तो
6,500 से 8,500 के आसपास की सालाना जो लायबिलिटी बनेगी कंपनी की, उसको भी चुकाने का कंपनी के पास दरअसल पैसा नहीं होगा। तो मुसीबत ये है कि अब सरकार कंपनी को बचाए कैसे, वोडाफोन आइडिया को सरकार बचाए कैसे। इस पूरे गेम में जो टेलीकॉम सेक्टर का गेम है उसमें जो डुओपोली एक तैयार हो गई है, उसमें तीसरी कंपनी सरवाइव आखिर कैसे करेगी, ये एक सरकार के सामने बड़ा सवाल है। लेकिन सर अब कंपनी के पास जो कुल कितना कैश है इसकी भी जानकारी हम दे देते हैं अपने व्यूअर्स को। मार्च 2025 तक कंपनी के पास कुल 9,930 करोड़ रुपए का ही कैश है, यानी जो बैंक बैलेंस है मात्र इतना है। और कर्ज जो है सर मोटा मोटी मैं समझ रहा हूँ 2 लाख करोड़ के आसपास का। बिल्कुल 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी पे कर्ज है। लंबा चौड़े सरकार के बकाया हैं, आप समझिए कि 45,000 करोड़ रुपए का तो केवल जो AGR का जो बकाया है उसका ब्याज है, उस पर पेनल्टी है और उस पेनल्टी पे ब्याज है जी। तो वो जिसको लेके वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट हाल में गई थी और वहाँ से कोई राहत वोडाफोन आइडिया को उस पर नहीं मिली। चलिए प्रवीण सर, इस पिक्चर में अब अमेजन की कुइपर जो है उसको लाने की कोशिश करता हूं मैं और स्टारलिंक को लाने की भी कोशिश करता हूं। इन दोनों कंपनियों को कहा जा रहा था कि अगर ये मार्केट में आती हैं, भारतीय मार्केट में आती हैं, तो ये कुछ डिसरप्शंस लाएंगी जिनके वजह से ये जो तीनों टेलीकॉम जायंट्स कंपनियां, जो इंडियन टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो हो गया और वोडाफोन आइडिया और BSNL, तमाम लोग कह रहे थे कि मुझे डिसरप्शन फेस करना पड़ेगा। आप जो है इसको लेकर COAI के पास भी लोग गए थे, वहाँ से भी बातें आई थी कि आप फेवरेट वाला जो बात कही जा रही है कि आप इनको ज़्यादा सहूलियत दे रहे हैं। अब वो वाला मामला क्या था, उस पर भी जो कहा जा रहा है कि सरकार और ट्राई ने इन सारी बातों को खारिज कर दिया, कहा दिया है कि हम लोग तो कोई उसको फेवरेटिज्म दे ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल उसमें असल में जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें वोडाफोन आइडिया आती है, रिलायंस जियो आती है और एयरटेल आती है, इन तीनों का एक जो रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हम कहें COAI के जरिए जो पहुंचा, उसमें ये कहा गया कि साहब जो ट्राई की रिकमेंडेशंस हैं कि बिल्कुल ना के बराबर दाम पर हम इनको स्पेक्ट्रम देंगे, जो सेटकॉम वाला स्पेक्ट्रम है वो देंगे स्टारलिंक को और कुइपर को और ऐसी ही और कंपनियां अगर आती हैं इस मैदान में, तो उससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा नहीं इस सेक्टर में जी। इनको बहुत सहूलियत होगी और इसके जरिए जो पूरा टेरेस्ट्रियल जो नेटवर्क है उनके लिए एक खतरा पैदा हो जाएगा उनका अपने कारोबार को चलाने का। अब उसमें सरकार की तरफ से पूरा एक कहें प्रेजेंटेशन आया है जिसमें तमाम तरह की तर्क दिए गए हैं इस बात को लेके कि किस तरह से ये किसी तरह की चुनौती पेश नहीं करती, चाहे स्टारलिंक हो चाहे कुइपर हो। कहा जा रहा है सर कि सेटकॉम की जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी, उनकी जो टैरिफ है वो ज़्यादा महंगी हो सकती है। हार्डवेयर जो किट है जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सर कि 30,000 से ऊपर की हो सकती है, उसका भी उदाहरण दिया जा रहा है कि वो भी महंगा है। नहीं, उसमें 2-3 तर्क दिए गए। एक तर्क दिया गया है यूजर्स का। इसमें कहा गया है कि जो स्टारलिंक है उसका 2028-29 के आसपास तक जो टोटल जो यूजर्स होंगे वो 1 मिलियन होंगे, यानी 10 लाख होंगे। उसी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे जो बाकी की जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं, इनके पास जो वायर्ड ब्रॉडबैंड का जो यूजर बेस है वही लंबा चौड़ा है, तकरीबन 7.5 करोड़ है। उसके बाद आप जोड़ लीजिए 4G और 5G फ़ोन के जरिए जो मोबाइल डेटा यूज करते हैं उनकी तादाद 1.2 बिलियन है। 1.2 अरब यूजर ऐसे हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं। 120 करोड़। अब आप उसको तुलना कर लीजिए 10 लाख यूजर्स के साथ स्टारलिंक, तो वो एक नेग्लिजिबल जो है नंबर बैठता है। इसके बाद स्पीड की बात आ जाती है। वोडाफोन जो इनके जो टेरेस्ट्रियल हैं और स्टारलिंक वाले हैं, जो डेटा की स्पीड है उसमें भी फ़र्क है बहुत लंबा चौड़ा। और फिर जो तीसरी बात आपने बताई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, मान लीजिए 30-32 हज़ार रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज़ उसके साथ जो उसका जो पैकेज है मान लीजिए मंथली, वो भी 3,000 रुपये के आसपास का अगर बैठता है। वहीं अगर आप ब्रॉडबैंड को देख लेंगे तो 500-700 रुपये में बढ़िया ब्रॉडबैंड का नेटवर्क आपको मिल जाता है, चाहे किसी का भी आप ले लीजिए जी। तो मुकाबले में बड़ा फ़र्क है। लेकिन प्रवीण सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मार्केट में एंट्री लेना ये पहली कदम है। मान लीजिए 1 मिलियन का टारगेट ये सेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जियो वाली जो पॉलिटिक्स है या पॉलिसी है उसको अपनाते हुए कहें कि जो हार्डवेयर का जो कॉस्ट है उसको हम बर्डन करेंगे, जो आपकी मंथली एक्सपेंस डेटा है उसमें भी हम आपको रियायत देने की कोशिश करेंगे ताकि अधिक से अधिक मार्केट को केटर कर सकें। क्योंकि इनके पीछे की जो बात सामने आ रही थी तो वही थी कि हम 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ हम पेनिट्रेट करना चाहते हैं, हम घुसना चाहते
चाहते हैं, यहाँ अपना हम जो बेस है उसको हम बनाना चाहते हैं, इस पर आपका क्या? इसमें मुझको एक चीज़ जो लगती है, अगर आप अमेरिकी कंपनियों के कारोबार के तौर तरीक़ों को देखेंगे, जो कि बहुत सारी कंपनियों को अगर आप देखेंगे जो भारत में कारोबार कर चुकी, वो असल में मार्जिन को लेके मतलब वैसी जो गला काट प्रतिस्पर्धा है उसमें फंसती हुई दिखाई देती नहीं है जी। चाहे आप फोर्ड ले लीजिए, चाहे शेवरले ले लीजिए, चाहे एप्पल ले लीजिए, या और ऐसी कंपनी, या टेस्ला को ही ले लीजिए। ये कंपनियां कीमतों को बहुत कम करना या बहुत उसके साथ प्राइसिंग के साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती कभी। हिस्टोरिकली अगर आप उनको देखेंगे, वो हाई मार्जिन पर ही काम करना पसंद करते हैं। चाइना का जिस तरह का लो मार्जिन हाई वॉल्यूम वाला गेम है, उस पर ये काम नहीं करती। हो सकता है स्टारलिंक इस मॉडल पर काम करे कि वो जो हाई पेइंग जो आपका यूजर है, इंडिविजुअल्स हैं, फैमिलीज़ हैं या ऑफिसेज़ हैं, उनको ही केवल टारगेट करेगी। मास जो तबका है उसको शायद वो टारगेट ही ना करे। वो कोशिश करे कि हम 3000 4000 वाला प्लान ऐसे लेके आएँ जिसको जिनकी ज़्यादा नेटवर्थ है, जो अमीर लोग हैं, वो उसको ऑप्ट करें। गरीब तबके तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बीच में प्रवीण सर ये भी खबरें आ रही थी कि $10 के आसपास की भी कीमतें रह सकती हैं, बिल्कुल 840 रुपये के आसपास भी रह सकती है। तो क्या वो भी अमाउंट फीजिबल होगा इंडियन कस्टमर्स के लिए, या वो भी महंगा सौदा दिखेगा? देखिए 850 का प्राइसिंग भी अगर आप देखेंगे तो वो भी भारतीय कस्टमर्स के हिसाब से जो अफोर्डेबिलिटी को तलाश करते हैं उनके लिए महंगा जान पड़ता है। अभी अगर आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो 350 रुपये के आसपास आपको एक अच्छा पैक मिल जाता है, जिसमें 2 GB का डेटा मिल जाएगा और बाकी 28 दिन के लिए आपको पैक मिल जाता है। 800 का पैकेज भी आप ये मान के चलिए कि वो भी एक बड़ा है और थोड़ा सा हायर लिमिट की तरफ, एंड की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। तो अब और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, जब तक स्टारलिंक अपने पैकेज उतार नहीं देती, जब तक ऐलान नहीं कर देती, तब तक सब कुछ स्पेकुलेशन ही है। अलग अलग हमने रिपोर्ट्स देखी, उसमें किसी में अलग प्राइसिंग आती, कभी अलग प्राइसिंग आती है। अभी एक प्राइसिंग में देख रहा था जिसमें कहा गया था 2700-2800 रुपये का प्राइस हो सकता है। 3000 रुपये के 30,000 रुपये के आसपास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हो सकती है। तो प्राइसिंग जब तक लेकर नहीं आती स्टारलिंक, उसका क्या किस तरह का इरादा है, क्या मास लेवल पे लॉन्च करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना होगा। एक लास्ट सवाल प्रवीण सर, वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 6.5 रुपये के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक यूज़र का सवाल भी था कि मैंने अच्छी खासी रकम 50,000 शेयर्स जो है या 1 लाख शेयर्स जो है मैंने इस भाव पर खरीद ली, इस आस में कि रिकवरी आएगी तो अच्छा कुछ मुनाफा होता हुआ दिखेगा। आपसे हम सलाह लेना चाहेंगे सर, इन तरह की जो अनिश्चितता जो बोला जाए, अनसर्टेनिटी वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है, ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? इससे दूर रहें या क्या सलाह होगी सर? देखिए पहली बात तो चूंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ ना स्टॉक उसमें, तो इसलिए शेयर पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमारे जो अलग अलग लाइव होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारा दिन मनी 9 के, उसमें अगर अपना सवाल पूछते हैं तो वहाँ पे बेहतर जवाब एक्सपर्ट दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम फंडामेंटली चीज़ों को देखें, अगर हम समझने की कोशिश करें पूरे सेक्टर को, तो 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर में एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कम हुई है, लेकिन अभी भी है। दूसरी चीज़ ये है कि वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन है वो वाकई में अभी एक झंझावात में फंसी हुई कंपनी, एक मुश्किल में फंसी हुई कंपनी है। सरकार के फैसलों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह कंपनी सर्वाइव आगे कर पाएगी कि नहीं। जो 20,000-22,000 करोड़ रुपए का जो लोन कंपनी लेना चाहती है, कर्ज उठाना चाहती है, वो क्या उसको मिल पाएगा कि नहीं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। 50 से 55,000 करोड़ का कैपेक्स की भी बात हो रही थी। बिल्कुल, कैपेक्स की बात, वो कैपेक्स भी आप तब कर पाओगे जब आपको 22-25,000 करोड़ रुपए का कैपिटल कर्ज के तौर पर मिलेगा। क्या प्रमोटर जो है वो इक्विटी या कहें कैश इन्फ्यूज करेंगे, कैपिटल लगाएंगे कि नहीं, जिसकी बार बार बात आती है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए अभी जो AGR वाला मसला था उस पर अपना ऑब्जर्वेशन या रिमार्क दिया ही है। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो मैं कहूँगा कि अभी बहुत अनसर्टेन वे में है। चलिए, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर के ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स आगे सोने की खरीदारी को है बढ़ाने वाले। सर्वे में 95% सेंट्रल बैंक ने साफ किया कि उन्हें अगले 12 महीने में अपने गोल्ड रिजर्व्स में वृद्धि की उम्मीद दिख रही है। प्रवीण सर,
क्यों सेंट्रल बैंक्स का भरोसा जो है वो बढ़ रहा है गोल्ड की तरफ? नहीं, देखिए दुनिया भर में जो अनिश्चितता है, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है जिसमें एक सर्वे किया गया है, उसके हिसाब से दुनिया भर में अनसर्टेन माहौल, इन्फ्लेशन, जो ब्याज दरों का जो मूवमेंट है, उस सब को देखते हुए सेंट्रल बैंक अपना जो एक तरह से कहें फॉरेक्स रिजर्व है या फॉरेक्स किटी है, उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी को लगातार बढ़ाने में जुटे हुए हैं जी। और ये पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा है। मतलब आप समझिए कि जो एक रिपोर्ट है वो ये बताती है कि पिछले 3 सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने तकरीबन 1000 टन सोना एक्यूमुलेट किया है, जबकि उससे पिछले 10 जो है साल में, मतलब एक दशक में ये 300-400 टन के आसपास गोल्ड का एक्यूमुलेशन था। तो इतना बड़ा गैप है गोल्ड को लेके जी। दूसरी चीज़ बड़ी ये है कि गोल्ड के प्राइसेस में भी इजाफा हाल के टाइम में देखा गया। अगर हम रिटर्न के हिसाब से देखें तो 2025 में ही तकरीबन 30% रिटर्न दिया है। पीछे 2 सालों में गोल्ड लगभग डबल होता हुआ दिखाई दिया है। अब इस कहानी में डॉलर का अगर हम देखें तो धीरे धीरे दुनिया जो डॉलर से शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है, वो भी इस पूरे जो पर्दे में वो कहानी में नज़र आता दिखाई देता है। धीरे धीरे जो डॉलर के जरिए अमेरिका का एक जो दबदबा था पूरे दुनिया के मार्केट्स में, वहाँ जो ग्लोबल जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने तौर पर डॉलर से हट रहे हैं। और जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि यूरो और युआन, चाइना की करेंसी और यूरोपियन यूनियन की करेंसी, इस पे थोड़ा थोड़ा भरोसा बढ़ रहा है, यानी डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा इस तरफ हो रहा है, डॉलर से रुझान कम हो रहा है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का जो उनका फॉरेक्स रिजर्व है। जी। तो आने वाले फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात की जाए सर, तो क्या आने वाले समय में डॉलर जो है कमज़ोर होता हुआ दिखेगा सर? बिल्कुल, डॉलर कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी भी जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक हैं वो ये माना जा रहा है इस साल भी खरीदारी करेंगे गोल्ड की, और आने वाले वर्षों में भी गोल्ड की खरीदारी को लेके, यानी अपने रिजर्व में गोल्ड के एक्यूमुलेशन को लेके जो दुनिया भर के रिजर्व बैंक है, जो सेंट्रल बैंक हैं, वो एकदम बुलिश बने हुए हैं। अब प्रवीण सर, अगला सवाल ये है कि अब अगर आप कह रहे हैं कि डॉलर कमज़ोर होगा तो ये तो अमेरिकी इकॉनमी के लिए बहुत बुरी खबर है। ऐसे समय में, जब बुरी खबर मैं बता रहा हूँ, जब वहाँ देखिए कमज़ोर अमेरिकी डेटा, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर, वो भी मैं बताना चाहूँगा। देखिए रिटेल सेल्स जो है मई में 0.9% गिरी है, जबकि अनुमान था कि 0.7% के आसपास का माइनस, जबकि अनुमान था -0.7% का था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो 0.2% नीचे आया। लगातार 3 महीने में ये सबसे बड़ी गिरावट आ रही है। इकॉनमी पर हम लोग लगातार बात कर ही चुके हैं कि 3% के आसपास जो है वो श्रिंक होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे समय में सर अगर डॉलर जो है और कमज़ोर होता है तो इनके लिए तो बुरी खबर है सर, ट्रंप के लिए। ये अमेरिका के इकॉनमी को लेके जितना कहिए कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जितनी उठापटक चल रही है, वो हाल के दौर में दिखाई नहीं दिया कभी। ट्रंप जो चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसका टूल उन्होंने टैरिफ को बनाया है, वो दांव कारगर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल। और यही वजह है कि चाहे रिटेल सेल्स के आप आंकड़े उठा लीजिए या इन्फ्लेशन के आंकड़े उठा लीजिए, दोनों ही अमेरिका के लिए परेशानी पैदा करने वाले आंकड़े हैं जी। अब इसका असर ग्लोबल, देखिए डॉलर का कमज़ोर होना अमेरिका के लिए कब फ़ायदेमंद हो सकता है, अगरचे आपका एक्सपोर्ट ड्रिवन बहुत बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा हो। अब सर्विसेज का तो एक्सपोर्ट अमेरिका का है, लेकिन गुड्स के मामले में अमेरिका चाहता है कि वो दुनिया भर को एक्सपोर्ट करे, एक फैक्ट्री बने चीन के जैसी। लेकिन कैसे बनेगा वो देखना होगा। एक्सपोर्ट में आप सर्विसेज को, चाहे आईटी के हों या बाकी चीज़ें, वो आप एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। डॉलराइजेशन, जो डी डॉलराइजेशन की जो बात कही जाती है, वो धीरे धीरे सही लेकिन मोमेंटम गेन करता हुआ नज़र जरूर आ रहा है। ट्रंप ने हाल में बोला था कि वो ब्रिक्स की अपनी करेंसी को नहीं लाने देंगे और इसको लेके अगेंस्ट है वो। तो अब कोशिश भले कर लें, लेकिन दुनिया भर के जब बैंक ही आपके डॉलर से पीछे हट रहे हैं, चाइना ऑफलोड कर रहा है आपके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को, जापान भी कर रहा है, तो वो जो कहानी है फिर वो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ाती ही दिखाई देती है। प्रवीण सर, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर भी बात कर लेते हैं। जैसे ईरान इजराइल वॉर देख लिए, लंबे समय से रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा था। और हाल फिलहाल में अगर देखें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी थोड़ी रसाकसी देखने को मिली थी। इन सब फैक्टर्स की वजह से भी तो गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ तो सबसे बड़ा फैक्टर है। जब भी
उठापटक का जब दौर आता है तो गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पे लोगों की पसंद बनता है, और वो आप उसका हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो हमेशा से ये चीज़ दिखी है, चाहे मार्केट चढ़े या गिरे, फिर उस दशा में गोल्ड को हम मजबूत होता हुआ देखते हैं अगर दुनिया में जंग जैसे हालात होते हैं। और अभी तो इस वक्त तो आप समझिए कि क्रूड से लेके बाकी तमाम जो मोर्चे हैं उन सब पे एक बड़ी अनिश्चितता के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। सर, कुछ ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं आपसे। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि अगले 12 महीने में जो गोल्ड है इंटरनेशनल मार्केट में $4000 प्रति ऑन्स के पार पहुंच जाएगा। गोल्डमैन सैक्स की भी बात कर लेते हैं। इस साल के अंत तक इनका टारगेट है 3700 का, और मिड 2026 तक ये भी कह रहे हैं कि 4000 तक के आसपास आता हुआ दिखेगा। इसी के साथ एक सिटी बैंक की भी रिपोर्ट है प्रवीण सर, ये उलट बात कह रही है। ये कह रही है कि इनका पीक आ चुका है गोल्ड का, 1 लाख के लेवल का जो है इनका ऑल टाइम हाई हो सकता है, और उन्होंने कहा कि उस लेवल से 25% तक सस्ता हो सकता है सोना। ये खबर जो है कंज्यूमर एंगल से देखें तो बहुत बड़ी खबर है सर। देखिए, लगातार जो आने वाले समय में फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, शादियों का माहौल है, उस समय अगर जब सोना सस्ता हो जाएगा तो आम निवेशकों के लिए या आम खरीदारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। इन तीनों रिपोर्ट्स को कैसे जोड़कर देखें प्रवीण? देखिए, सिटी बैंक की जो रिपोर्ट है वो इसमें सबसे अहम है। बाकी गोल्डमैन सैक्स हो या दूसरे जो वो रिपोर्ट्स हैं बैंक ऑफ, वो उसमें गोल्ड को लेके एक बुलिश ट्रेंड बताया गया है। लेकिन सिटी बैंक की रिपोर्ट जो है वो बताती है कि इस साल की तीसरी तिमाही में $3100 के आसपास गोल्ड, $3100 पर ऑन्स के आसपास गोल्ड आ जाएगा, और अगले साल की दूसरी तिमाही में तो और गिर के $2500 से $2700 पर ऑन्स पर गोल्ड के दाम आ सकते हैं जी। तो $2000 $3000 के नीचे गोल्ड का जाना फिर ये एक क्या बड़ा मौका पैदा करेगा दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स हैं। और उसमें ये कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड गोल्ड की कम होगी, दुनिया भर में स्टेबिलिटी एक नज़र आएगी, और उसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस भी कूल ऑफ होंगे, यानी उनमें थोड़ी कूलिंग नज़र आएगी। तो ये एक बड़ी बात सिटी बैंक की रिपोर्ट में कही गई है। लेकिन बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट रिपोर्ट हम दूसरी भी देखते हैं जहाँ पे कि गोल्ड की कीमतों में $4000 या और उससे ज़्यादा के अनुमान लगातार जताए गए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें इस बात पे तय होंगी कि आगे जाके टैरिफ को लेके क्या चीज़ें तय होती हैं। क्या अमेरिका की जो टैरिफ को लेके जो पॉलिसी है, जिसमें भले वो कह रहे हैं कि चीन के साथ एक डील होती हुई होने की संभावना है, उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई एक पक्की डील न तो हुई है, और वो किस तरह से होगी, भारत के साथ किस तरह से डील होगी, या दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ अमेरिका टैरिफ को लेके किस तरह से डील करता है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ों की फिर कीमतें या बाकी जो पूरा उनका आउटलुक है वो तय होगा। जी, एक लास्ट सवाल सर, फेडरल रिजर्व की बात कर लेते हैं। कल जो है उनके आउटकम आने वाले हैं, ऐसे में क्या माना जाए सर, कल क्या अमेरिका की तरफ से गुड न्यूज़ आता हुआ दिखेगा या वहाँ भी मायूसी हाथ लगेगी सर? मुझे लगता नहीं कि अमेरिका में अभी रेट कट होने की ऐसी कोई उम्मीद है इस बार, और हो सकता है कि स्टेबल ही रहे जैसा पहले था, कि ब्याज दरें जस की तस रखे फेड रिजर्व, और आने वाले वक्त में अगर महंगाई दर और निचले लेवल पे आती है, क्योंकि महंगाई अमेरिका की एक प्रॉब्लम बनती हुई दिखाई दे रही है। हाइपर इन्फ्लेशन कहें हम उसको, वो अमेरिका के लिए एक सिरदर्द है। उससे कैसे निपटेंगे वो फेड की ज़्यादा बड़ी चुनौती है। सरकार अमेरिका की शायद उस तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं दे रही है। और जेरोम पावेल तो ये भी कहते हुए दिख रहे हैं सर कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है उसका जो इफेक्ट है अमेरिकी इकॉनमी पर, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। तब मैं सोचूंगा कि क्या रेट कट करना है या नहीं करना है। तो देखना होगा सर कल कैसी तस्वीर सामने आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आम आदमी की सड़क यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत करने की घोषणा कर दी। ये नया सालाना पास जो है 15 अगस्त 2025 से लागू होगा और इसकी कीमत 3000 रुपये रखी गई। प्रवीण सर, ये एनुअल पास क्या होता है, इसकी कोई वैलिडिटी भी है क्या? एक साल की वैलिडिटी के साथ इस पास को लॉन्च किया जाएगा। 15 अगस्त को जब पूरे देश आज़ादी का पर्व मनाता है, आज़ादी की सालगिरह मनाता है, तभी शायद जो टोल की महंगाई है उससे आज़ादी देने का एक प्लान जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने, नितिन गडकरी, उन्होंने बनाया है। और इस चीज़ को लेके बार बार अलग अलग जो सोशल मीडिया हैं उस पर और लोगों के आम जो चर्चा है उसमें इस बात का कंसर्न एक जाहिर किया जाता था, शिकायत लोगों की रहती थी कि साहब टोल बहुत ज़्यादा लग रहा है,
कदम कदम पे टोल नाके बने हुए हैं, जहाँ पे आप जाइए तो फिर टोल 100, 150, 250 जैसा वो लगता है। तो अब सरकार को शायद उसमें लगा है कि ठीक है, हम वन टाइम फीस एक लेके और लोगों को राहत देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं जी। तो अब जिनकी मान लीजिए जिनका साल भर में हाईवेज़ पर, नेशनल हाईवेज़ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, या जो सार्वजनिक परिवहन के जरिए यात्रा करते, मान लीजिए ट्रेन के जरिए या बसों के जरिए, उनके लिए ये कितना फ़ायदेमंद है ये देखना होगा। जिनके पास गाड़ियां और जो लगातार फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, अगर हम इसको, अगर देखिए खबर तो ये आ गई आज दोपहर में, अगर हम इसके इस एस्पेक्ट को देखें कि क्या वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, वहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आपका आखिर ट्रैवल कितना है। जैसे कई बार हम एक वक्त था जब डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को लेके ये कंपैरिजन रहता था कि मैं डीजल की गाड़ी खरीदूं या पेट्रोल की गाड़ी खरीदूं, तो उनमें गैप बहुत ज़्यादा था। तो तब ये सवाल पैदा होता था कि, और या ये पहली सवाल जो एक्सपर्ट के जरिए पूछा जाता था वो ये था कि आप गाड़ी चलाते कितना है। एग्जैक्टली। अगर आप ज़्यादा, आपका ड्राइव ज़्यादा है पर डे की, तब आपके लिए वो फ़ायदेमंद है डीजल की गाड़ी खरीदना, अदरवाइज आपके लिए पेट्रोल की गाड़ी खरीदना फ़ायदेमंद है। वही सवाल आज फिर से पैदा हो रहा है कि साहब मैं अगर 3000 का एनुअल पास लूं या नहीं लूं जी, तो उसका जवाब ये है कि आप आखिर ट्रैवल करते कितना है। तो यहाँ पे जाके चीज़ों का समझने की होगी। हालांकि फिर भी देखिए, जो हमने अपनी दोपहर में भी जो हमने एक रिपोर्ट की थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर आप ठीक ठाक यात्रा करते हैं तो, और 200 जो ट्रिप आपकी टोल, 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हैं इस 3000 रुपये के पास के साथ, उसको अगर आप समराइज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वो 15 रुपये पर टोल के हिसाब का बैठता है। यानी एक कप चाय के आसपास बैठता है। तो वो, बल्कि अगर आप हाईवेज पर जाएंगे तो एक कप चाय 30, 40, 45 रुपये की है। तो वो 15 रुपये का टोल अगर आपको पे बैठता है तो आपके जो बजट है उसमें सब्सटेंशियल गिरावट है जी, बहुत फ़ायदा है। लेकिन अब आप अगर गरीब या आम आदमी के हिसाब से सोचेंगे, जो मान लीजिए जा रहा है, आ रहा है, तो उसके लिए 3000 रुपये का एक बार का टोल को जो फास्टैग फिल कराना, वो भी एक आसान बात नहीं है। लेकिन सर चलिए अब लौटते हैं पास वाली बात पर। एनुअल पास कैसे ले सकते हैं सर, कहाँ से ये मिलेगा, ये भी, इसकी भी जानकारी आप दीजिए। वो एक सरकार का ऐप जो उन्होंने बताया, उसके जरिए गवर्नमेंट ने यात्रा ऐप करके है, उसमें आप उस वहाँ हाईवे ट्रैवल ऐप है सर, और कहा जा रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक दिया जाएगा प्रवीण सर, और कहा जा रहा है कि NHAI की भी वेबसाइट पर, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाली भी जो उस वेबसाइट पर भी ये लिंक आएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें सर एक पेंच है, 60 किलोमीटर वाला भी एक रूल है, वो क्या है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। जो नियर बाय वाले इलाकों में, जो जहाँ से आपके हाईवेज पास हो रहे हैं, उन इलाकों के लोगों को अपने, कई बार ये भी शिकायत रहती थी प्रवीण सर कि मेरा घर जो है आसपास में है 60 किलोमीटर के दायरे में, और वहाँ पे आपने टोल नाका ला दिया है, अब जब भी मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ मुझे पे करना पड़ा है, तो उससे भी कहा जा रहा है कि रियायत देने की। ये बेसिकली उसी के लिए है कि नियर बाय रहने वाले लोगों को उससे परेशानी ना हो, बार बार टोल आपको चुकाना पड़ रहा है तो वो मुश्किल है। तो वो एक बड़ी राहत है। लेकिन जिस हिसाब से देश में हाईवेज बन रहे हैं, तो वो आप समझिए कि कारोबारी रफ्तार जो है पूरे देश की, वो उससे बहुत तेज़ हुई है। अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं तो आप जाएंगे तो देखेंगे हर जगह हाईवेज आपको बनते हुए नज़र आएंगे। आप 100-200 किलोमीटर की भी अगर आप जर्नी करेंगे तो आपको कुछ नए हाईवेज आपको बनते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये अगर आप देखें तो बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या बतौर हाईवेज मिनिस्टर अगर हम देखें तो नितिन गडकरी के जो काम की एक सबसे बड़ी, या पूरे NDA के जो गवर्नमेंट की अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हाईवेज के या जो एक्सप्रेस वेज का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जिस हिसाब से तेज़ी आई है, वो वाकई उसने पूरे देश की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में बड़ी हेल्प की है। उससे कैपेक्स भी बढ़ा सर, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च है, रोजगार मिला, और पूरी तरह से देखिए पूरा देश में, जो देश भर में सर कॉरिडोर का जाल बिछ गया है सर। आप मतलब देखें तो सर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या ये नेशनल हाईवे पर ये काम करेगा या स्टेट हाईवे, या जो अगर लोकल नाका रहता है सर उस पर भी ये काम करेगा? ये स्टेट हाईवेज पे वर्क नहीं करेगा, ये केवल नेशनल हाईवे जो NH हैं वहाँ वर्क करेगा, या जो प्राइवेटली ओन्ड हैं, जैसे कि मान लीजिए यमुना एक्सप्रेस वे वाला अगर हम देखें तो संभवतः उस पर भी इसका जो 3000 वाला टोल है
पास है वो शायद काम नहीं करेगा। एक और सवाल है प्रवीण सर, कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो लोग लंबी यात्रा करते हैं, जैसे दिल्ली टू बॉम्बे जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए, दिल्ली टू बॉम्बे जाने के लिए सर, वहाँ अगर टोल आप देखिए तो अच्छा खासा मोटा है, मोटा टोल बैठता है ये। तो अगर मान लीजिए कोई फ्रिक्वेंट अगर ट्रैवल करता है सर, या कोई बिजनेसमैन है या कोई बड़ा आदमी हो जो आना जाना उसका लगा रहता है, उसको तो ये बहुत राहत देगा सर, वो तो 3,000 आराम से खपा लेगा। बिल्कुल। आप मान लीजिए कोई इनफैक्ट केवल दिल्ली या मुंबई का ही नहीं, दूसरे ऐसे दूसरे कोई भी किसी भी आप बड़े स्ट्रेच पर अगर जाते हैं और वहाँ पे जो जितने भी टोल हैं या बड़े टोल हैं वहाँ पे, उन पे तो जाहिर तौर पे आप 1 या 2 जर्नी में ही आप उसका पैसा वसूल कर सकते हैं। डेफिनेटली राहत वाली बात तो है ही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।